वाटर स्केर्सिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी, ठीक है। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, तो ये वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। 3% फ्रेश वाटर है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ अर्थ सरफेस। ये पॉइंट फिर से हमारा वन वर्ड का क्वेश्चन होगा रेड पॉइंट में। 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्स, तो उस हिसाब से वाटर हमारे पास ज्यादा है, 4% है। हम इसको अलग अलग कलर में कर रहे हैं। एंड अबाउट 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए वन वर्ड के, क्योंकि वन वर्ड में अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितना एरिया है, एक क्वेश्चन हो गया। एक हो गया वर्ल्ड का कितना वाटर रिसोर्सेज है, और कितनी हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमारे पास 16% है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 4 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो व्हाट आर द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, क्वेश्चन अगर आया तो आएगा रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स आर द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। उसके बाद वो कहेगा कि कौन कौन सी रिवर्स का सबसे ज्यादा ह्यूज कैचमेंट एरिया। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, मगर अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। यस। अब वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ द टोटल कंट्रीज वाटर जो है वो 3 रिवर्स के अंदर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बैरक रिवर्स। अब ये जो 3 रिवर्स हैं इनके पास 1/3 ऑफ द वाटर है, राइट। तो इसको हम कह देते हैं 1/3, ठीक है। और साउथ की कुछ रिवर्स को उसने बता दिया। अब वो कहता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को वो समझा रहा है, और वो क्या कह रहा है कि अगर हम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में उसने कहा कि टोटल रिप्लेनिशेबल कितनी है, उसका ये पॉइंट, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया वन वर्ड। अभी तक कभी आया नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि ये ऑप्शन वन वर्ड बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता कि ऐसे पूछें, मगर 4.3 क्यूबिक किलोमीटर है, ठीक है। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा है वो भी हमें पता लग गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट्स हो गई जिसमें हमारे पास ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। और जो स्टेट्स पथरीली हैं, मतलब जिसकी ज़मीन नीचे उतनी अच्छी नहीं है, उसके मतलब सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, वहां पर आप देखो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन कम है। जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, वो कम ग्राउंड वाटर यूटिलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ज़मीन है वो स्टोनी है, ठीक है। और उसके अंदर डेक्कन प्लेटो का रीजन आ गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी वहीं का आ गया, ठीक है। फर्दर वो क्या कह रहे हैं कि लेगून्स एंड बैक वाटर्स, नदियों के पास कुछ एरियाज को लेगून्स एंड बैक वाटर्स कहते हैं। लेगून्स जो होते हैं कोस्टल एरियाज में आते हैं, और बैक वाटर्स भी कोस्टल एरियाज में आते हैं। तो वो कह रहा है कि केरला, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में वास्ट लेगून्स एंड वो है क्या, बैक वाटर्स। इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आता है वाटर यूटिलाइजेशन। तो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, गुड। हमने क्या बनाए, 5 ईयर्स प्लान्स बनाए, और हमने कई सारे डैम्स बनाए। फिर उसने बोला 2% और 5% हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया। मतलब अभी तक हमने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ आया
कि डिमांड फॉर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन. इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन. इरिगेशन is needed because of spatio-temporal variability. Spatio-temporal variability का मतलब होता है कि जो स्पेस होता है उसमें टाइम और उसकी मतलब जैसे आप देखो, आपने सुना होगा कि गर्मियों में बारिश ज़्यादा होती है और वो भी 4 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसमें बारिश होती है. तो स्पेस में और टाइम के हिसाब से वो वेरिएबल होती है. कुछ एरियाज में कम होती है, उन एरियाज में जहां वो कम होती है उसको हम कहते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज. ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज हो गए. अभी हमने बोला था आपसे कि कुछ रिवर्स में, वापस चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ हमने बोला था कि कुछ रिवर्स में पानी जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स, these account for 1/3 of the total water of the country and have 60% of the total surface water resource. वो कह रहा है कि these rivers although account only for 1/3 of the total area of the country, 1/3 एरिया को कवर कर रही है, 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा, हैव 60% टोटल ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन. मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और बैरक रिवर्स, इनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है. एक ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, ये बैरक बेसिन हो गया. ठीक है, बैरक बेसिन ये का, ब्रह्मपुत्र रिवर ये रहा, और ये पूरा का पूरा गंगा बेसिन. वो कह रहा है ये 60% यूटिलाइज हो रहा है ये एरिया. समझ में? ये एरिया सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है पानी का, जबकि ये 1/3 एरिया को कवर कर रहा है, मगर ये एरिया, ये सारा जो है सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है पानी यूटिलाइजेशन में. वो कह रहा है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उसमें भी ब्रेक इन मानसून आ जाते हैं, जिसके हमारे ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं. मतलब एक तो रेनफॉल 4 महीने में आती है और उसके अंदर भी ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं, जो डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ होते हैं. मतलब एग्रीकल्चर अच्छी हो नहीं सकती. तो वाटर नीड्स कुछ क्रॉप्स की ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनको पानी चाहिए होता है. वो कह रहा है वाटर नीड्स ऑफ सर्टेन क्रॉप्स इज ऑल्सो रिक्वायरिंग इरीगेशन. कुछ क्रॉप्स जिनको पानी की ज़रूरत है वो कौन से हैं? अगर देखो तो राइस है, उसको बहुत पानी चाहिए. शुगर केन है, शुगर केन घास है जो बहुत ज़्यादा पानी लेती है. जूट है, उसको भी बहुत पानी चाहिए. वो कह रहा है यहां से लेके जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से, वाई डू वी हैव नीड ऑफ इरिगेशन. तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको यहां मिल रहा है, क्योंकि हमारे को कुछ क्रॉप्स की डिमांड ही ज़्यादा है. फिर वो क्या कह रहा है कि हम क्या देखते हैं कि कहीं पर हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करनी होती है. मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप की जगह हमें 2-2 क्रॉप उगाने पड़ते हैं. तो इसके लिए भी हमारे को पानी की डिमांड ज़्यादा होती है. ग्रीन रिवॉल्यूशन जब होता है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ पर हुआ है? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न राजस्थान में. तो जहाँ जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ पर भी आप देखिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. और वो प्रोडक्टिविटी जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन में अगर हमने देखें तो उसमें क्या होता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या चाहिए? मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, HYV है ना, पेस्टिसाइड्स. तो वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वहाँ पर हम देखते हैं आपको इरिगेशन की ज़रूरत है. इन रियलिटी में ग्रीन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान में ही आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इरिगेशन मिलेगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले से भाखड़ा नंगल डैम वगैरह बन चुके थे, तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर की. क्यों? क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या चाहिए था? पानी. और पानी कहाँ पर था? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में. तो वहाँ पर अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ. ऑन दी अदर हैंड राजस्थान और महाराष्ट्र में पानी की ग्राउंड वाटर को हमने यूज़ किया, मगर ग्राउंड वाटर के अंदर वहाँ पर क्या पाया गया? फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया गया. अब फ्लोराइड कंसंट्रेशन और आर्सेनिक कहाँ पाया गया? वेस्ट बंगाल में और बिहार में.
तो इसके मारे फिर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे असर आ गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड इरिगेशन। तो अब वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? वाटर क्वालिटी का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर विदाउट अनवांटेड सब्सटेंस। अगर एक एरिया है वहां पर हम कहते हैं पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा। तो जो भी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है पानी में वो पॉल्यूटेंट बन जाती है। ठीक है, गंगा और यमुना ये बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स हैं। टू हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ द कंट्री जो है ना वो है गंगा एंड यमुना। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर क्वेश्चन है नेम द टू मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ, तो आप कहेंगे गंगा एंड यमुना। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर क्वालिटी, तो आप आंसर देंगे प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस। इस वाटर क्वालिटी का मतलब है कि प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड सब्सटेंस। तो डिटोरिएट क्यों जाता है? डिटोरिएट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स एंड अंदर अदर वेस्ट जो हैं उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो जब वो ऐड हो जाते हैं तो वो पानी को डिटोरिएट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें ऐड हो जाती हैं उनको कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स। टू हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स आपने पहले ही आंसर कर दिया है। अब कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब हमने क्या क्या मेथड्स यूज किए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, राइट? तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो जो कह रहा है कि हम जो है पानी को यूज क्यों करते हैं। हम पानी को यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। ये तो हर कोई जानता है कि व्हाई डू वी यूज वाटर। तो वेरी सिंपल है ना। तो उसके बाद कह रहा है कि दो तरीके के यूज हैं पानी के। एक तो डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो उसमें चला जाता है पानी के अंदर, जो उसको खराब कर देता है। और ड्रेन्स कैरी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में से निकल रहा है वो भी उसको पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि और एक और उसने एक पॉइंट दिया कि जो इसको खराब कर रहा है, और वो उसने बोला कि वो है आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो ये हमारी ये 3 पॉइंट्स हो गए जो पानी को खराब कर रहे हैं। तो कौन कौन खराब कर रहा है पानी को? अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर में क्या आ रहा है? फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, है ना। और डोमेस्टिक में आ रहा है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में आ रहा है जो रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं, उन जो इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट्स रिवर में जा रहा है वो जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कह रहा है वाटर डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम क्या कहते हैं कि वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट का मतलब है एक नदी के आसपास के एरिया को डेवलप करना और उसमें इरिगेशन, पूरी की पूरी नदी में कितना पानी है वो कुछ तरीके से पूरा एरिया जहाँ से उसमें पानी आता है उस एरिया को एक तरीके से संभाल के चलाना, उसके अंदर गंदगी को ना आने देना, उसको साफ रखना। तो वो एक पूरा वाटर शेड हो गया। एक नदी के अंदर जिस जिस एरिया से पानी आ रहा है उसको रोकना और उसको साफ करके आने देना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या कि रेन का जो पानी है उसको जमीन के नीचे कैसे जाने दें, और अगर वो नीचे चला गया तो वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को ऊंचा कर देगा। और अंडरग्राउंड वाटर टेबल में जैसे हमने देखा था आर्सेनिक वगैरह, तो उन सारी प्रॉब्लम से बचा लेगा हमको, है ना। वाटर रिसाइकलिंग। तो वाटर को अगर हम रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल मतलब फिर से उसे साफ करते हैं, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। रीयूज, मगर उसी पानी को जैसे हमारे घर में से किचन में से निकला और अब हमने उसको कहाँ पर यूज कर लिया, पौधों में चला गया, हमारे आगे खेत जो गार्डन था उसमें चला गया किचन का पानी, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। तो ये जो है वाइज यूज ऑफ वाटर में आ सकता है। तो ये एक सिचुएशन है कि व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू टू रीयूज द वाटर। फर्दर हम क्या देखते हैं, द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड CPB।
तो यहाँ पर जो ये नाम है इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, CPB। इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स हैव बीन मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो वो पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, उनका काम है ये करना, ठीक है। फर्दर हम क्या देखते हैं कि अदर सेवरल पॉल्यूटेड रिवर्स, हमारे पास कई सारी रिवर्स हैं जो पॉल्यूटेड हैं, जैसे साबरमती एट अहमदाबाद, गोमती एट लखनऊ, काली एट, ये तो बहुत दुख की बात है, हमारी सारी की सारी रिवर्स ही पॉल्यूटेड हो गई हैं। ये इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पॉल्यूशन कल्चरल एक्टिविटीज़ के हमारे भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो हम नदी में डाल देते हैं। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को बेसिक जो तमीज़ होनी चाहिए कि पानी को साफ रखें, वो हम नदी को होली तो बोलते हैं मगर उसे गंदा बहुत कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, है ना। फिर वो क्या कर रहा है, कौन सी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं जिसने जो वाटर को साफ करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, वी हाईलाइट दैट, यस। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हैं, एक है वाटर एक्ट, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये 3 नंबर को क्वेश्चन आता है। तो एक हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, दूसरा होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1886, और तीसरा जो होगा वो होगा द वाटर सेस एक्ट 1977। तो ये 3 हमारे पास एक्ट्स हुआ है, ठीक है। अब आता है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर में हम क्या देखते हैं, एक तो होता है रिसाइकिल और एक होता है रीयूज। तो अर्बन एरियाज में हम पानी को कैसे यूज कर सकते हैं, वो कहता है एक तो जो नहाने का पानी है, कब बर्तन धोने का पानी है, वो गार्डनिंग में चला जाए, और रिसाइकलिंग का जो यूज है वो जो ड्रिंकिंग का पानी है वो बेटर क्वालिटी वाला पानी यूज कर लिया जाए। तो वो कह रहा है रिसाइकलिंग आज हमारे कंट्री में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन की तरह यूज की जाती है। वाटरशेड मैनेजमेंट का बेसिक मतलब है कि एक पूरे वाटरशेड को, एक नदी के पूरे एरिया को यूज करें अच्छी तरीके से, और उसमें सरफेस पे जो पानी है और जो अंडरग्राउंड वाटर है दोनों को बढ़ाया जाए। और उसको बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ मेथड्स को यूज कर रहे हैं। मेथड्स जो वो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, पर्कुलेशन टैंक्स बना रहे हैं, रिचार्ज वेल्स बना रहे हैं, और इसके पर्कुलेशन टैंक्स में पानी ज़मीन के नीचे घुसा दिया जाता है। कैसे पर्कुलेशन टैंक काम करता है कि आपने ज़मीन के ऊपर पानी जमा कर लिया, वो धीरे धीरे सिंक कर गया, तो पर्कुलेशन टैंक होगा। रिचार्ज वेल आपने 11th ये इसी क्लास बुक में आप देखेंगे कि एक वेल जिसमें पानी भरा रहे और वो धीरे धीरे नीचे चला जाए, तो वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर ऊँचा उठ जाता है। वैसे तो हम वेल से पानी निकालते हैं, मगर रिचार्ज वेल में हम ज़्यादातर पानी को भरने देते हैं, आने देते हैं, क्योंकि बाहर का पानी जो भी आया वो उस टैंक वेल में घुस गया। अब वो पानी पीने लायक तो रहा नहीं, क्योंकि सारे बह के आ गया, मगर वो पानी वहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा, तो उसको रिचार्ज वेल कहते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड। गवर्नमेंट ने 3 स्टेजेस करी हैं फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट है हरियाली, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और लगता है नॉर्थ इंडिया में हो रहा होगा, क्योंकि हरियाली नॉर्थ इंडिया का वर्ड लग रहा है। नीरू मीरू को अगर आप देखें तो ये आंध्र प्रदेश में वाटर एंड यू। आवरी पानी संसद अगर आप देखें तो ये अलवर में। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, और वो कहेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, डिस्कस एनी 3। तो एक आएगा हरियाली, एक आएगा नीरू मीरू, और तीसरा आएगा आवरी पानी संसद। फिर आएगा कि तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउसेस कंपल्सरी। तो नेम द स्टेट विच हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ कंपल्सरी फीचर ऑफ द हाउस। तो आंसर आएगा तमिलनाडु। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखो तो ये पानी को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है और स्टोर कर रहा है, वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है। ये लो कॉस्ट मेथड है,
इको फ्रेंडली टेक्निक है और एक एक बूंद पानी को यूज कर पा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो बोरवेल्स होते हैं, पिट वेल्स होते हैं और वेल्स बना के पानी को नीचे जमीन के घुसा देते हैं, और वो जब पानी जमीन के नीचे एंटर कर जाता है तो उसके नीचे जाने से क्या फायदा होता है कि वो डिक्लाइन कर देता है ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं ना। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किसी किसी स्टेट्स में फ्लोराइड ज़्यादा हो गए, कहीं पर आर्सेनिक ज़्यादा हो गया, तो ये सारे फ्लोराइड्स नाइट्राइड्स सबको ख़त्म कर देता है, हल्का कर देता है। क्यों? क्योंकि जो रेन का वाटर होता है, अगर आप जानते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कभी भी पॉल्यूटेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो बारिश से आ रहा होता है। ठीक है। अब वो क्या कहता है, रेन वाटर जो है वो कई तरीकों से सदियों से यूज होता आ रहा है। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो हम लिखेंगे कि इन राजस्थान, अगर हमें क्वेश्चन आए कि जी राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जा रही है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर लोग क्या है, पानी को जमा कर लेते हैं, घर के नीचे एक कुंड बना लेते हैं, ठीक है, या घर के नीचे एक टैंक बना लेते हैं। और कुछ जगहों पे क्या होता है, पानी को स्टोरेज घरों के बाहर भी जो जहाँ जहाँ पर वो रोक सकते हैं उसे रोक लेते हैं। तो अगर घर के नीचे उन्होंने अपना टैंक बना रखा है तो टैंक वर्ड से टंका हो गया, मगर वो जो टंका होता है वो ऐसा होता है उससे पानी बाद में वो यूज़ कर पाते हैं। ठीक है ना। और वो नीचे भी चला जाता है, उसी में से जो अगर लीकेज भी होगी तो नीचे ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर हो जाएगी। तो मेन पर्पस होता है कि उस टैंक में पानी भरा रहे, ये पर्पस नहीं होता कि वो नीचे चला जाए। मगर फिर भी अगर उसमें थोड़ी लीकेज होगी भी तो नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर टेबल को अच्छा ही है। ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अलग अलग मेथड्स हैं, वो मेथड्स जो हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक को लेंगे थोड़ी सी देर में। पहले ये वाला फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस फिगर में हम देखते हैं कि 4 मेथड्स है वाटरशेड मैनेजमेंट के। ये जो पहला वाला मेथड है, इस पे लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। तो मतलब ये नदी आ रही है, इसका पानी देखो ये आ रहा है, इसको यहाँ पर हमने डैम बना दिया तो पानी पीछे रुक गया। अगर पानी पीछे रुक गया तो ये नदी का पानी जो पीछे रुका रहेगा तो पानी जमीन के नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊंची हो जाएगी। अब दूसरे फिगर का नाम क्या है, बुक पेपर में आपको ये फिगर आ जाएगा, और इस फिगर से वो पूछेगा कि बताओ कि इस फिगर का नाम क्या है। तो आपको ऊपर से याद होना चाहिए, हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। इस फिगर का अगर देखा तो आप ये देखो, ये लेक है, तो लेक और एरिस, तो लेक को एरिस भी बोलते हैं, तो ये आपका लेक हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है रूफ टॉप कलेक्शन। वो कह रहा है घर बना, उसकी छत पे से जो भी पानी था उसको पहले एक पाइप से नीचे आया, और नीचे एक फिल्टर था, उसमें सिर्फ ईंटें ईंटें लगी हुई थी। तो ईंटों में से जब पानी पास करेगा तो गंदगी तो वैसे ही उड़ जाएगी उसके अंदर, मट्टी वगैरह सारी, और वो कहाँ पर चला जाएगा, वो एक ऐसे वेल में चला जाएगा, सर्विस वेल, मतलब जो यूजेबल वेल है। मतलब क्योंकि जो रूफ टॉप है वो भी साफ है, और अगर कोई गंदगी है अगर है भी तो वो कहाँ पर अड़ गई, इसमें अड़ गई। तो फ्रेश वाटर जिसमें नमक कम है और जिसमें कोई नमक नहीं है और कुछ आर्सेनिक नहीं है, वो पानी जमीन के नीचे चला गया। तो ये हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल। सर्विस वेल का मतलब वो वेल जिसको हम यूज कर रहे हैं पानी पीने के लिए, इसीलिए उसके चारों तरफ दीवार भी बनी हुई है। अब रेन वाटर थ्रू रिचार्ज वेल, ये वेल पानी पीने के लिए नहीं बनाया गया, मगर इस वेल में भी पानी को जाने से पहले सबसे पहले उसने सैंड फिल्टर में से निकाल दिया। जैसे यहाँ से पानी गिरा बारिश का, वो यहाँ पर आया, यूं गया, ये इस ट्यूब में आया, और ये सैंड फिल्टर में से निकला, तो सैंड फिल्टर में सारी गंदगी ट्रैप हो गई, और वो वापस आके यहाँ इस मेन टैंक में कलेक्ट हो गया, और वो वापस फिर जाके रिचार्ज कर दिया उसने, किसको, ग्राउंड वाटर को। तो ये रिचार्ज वेल हो गया। तो हम देखते हैं कि 4 मेथड्स हैं, ये चारों फिगर्स आपको पेपर में आ सकते हैं, और फिगर के ऊपर क्या लिखना है हर एक में अलग अलग लिखना है। हार्वेस्ट थ्रू रिचार्ज वेल में आप कैसे पता लगाएंगे रिचार्ज वेल है, दीवार नहीं होगी, अगर दीवार दिख रही है वो तो सर्विस वेल है। अगर आपको लेक जैसा दिख रहा है तो थ्रू लेक्स है। अगर एक बांध बन रहा है, चेक डैम, तो वो हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट की जा रही है। हम क्या देखते हैं
क्या देखते हैं कि वाटर ट्रांसफर फ्रॉम एक एरिया में अगर पानी ज़्यादा है तो वहाँ का पानी दूसरी जगह पे भेजा देना चाहिए जहाँ पर पानी की कमी हो, जैसे राजस्थान में हमने इंदिरा गांधी कैनाल से किया है। हमने ये भी देखा है कि सतलुज रिवर में इंडस झेलम चनाब रावी सतलुज, तो वहाँ पर क्या है कि हमने सतलुज में और नदियों का पानी ऐड किया है, तो वो भी हम कर यस सर। सकते हैं। हाँ, तो फिर वो कह रहा है नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो कह रही है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसमें ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट हो, और पानी की अवेलेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा हमारे को वो देना है कि लोगों को पानी मिल सके, और पानी की क्वालिटी हमें देखनी है कि वो बहुत अच्छी हो, ऐसी हो कि वो लोग पी के मर ना जाए, बीमार ना हो जाए। ठीक है। और एक अवेयरनेस बतानी है लोगों में, एक कॉन्शियसनेस बढ़ानी है कि पानी को गंदा ना करने लोग, क्योंकि लोग जो है रिवर को वैसे तो बहुत धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, मगर उसके अंदर डाल सब बन देते हैं, सोचते हैं कि यही सही तरीका है, मगर वो सही तरीका नहीं है ना। अब करें जल क्रांति अभियान, ये 2015 और 16 में हुआ था, और हम क्या देखते हैं इसमें इसकी पानी की डिमांड वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने 2015-16 में ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है लोगों की ना, पर कैपिटा वो कर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए ये किया जा रहा है विद द एम टू इंश्योर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ताकि लोगों को पानी ज़्यादा मिल सके। और इसके लिए उसने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस्ड विलेजेस हैं, जिन विलेजेस में सबसे कम पानी है, उन वाले विलेजेस को और लेके उनको एक जल ग्राम की तरह, मतलब उनको एक मॉडल विलेज की तरह डेवलप करने की कोशिश की गई है, और पानी के पॉल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब पानी के पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 3 मेथड्स यूज़ किए हैं। एक तो है रिचार्ज किया जाए पानी को, अंडरग्राउंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर हम रिचार्ज करेंगे, वो रिचार्ज कैसे करते हैं, पानी को बढ़ा देते हैं। बढ़ा कैसे देते हैं, पानी कैसे बढ़ जाता है, पानी तब बढ़ता है जब हम ऊपर का पानी ज़मीन के नीचे पहुंचा देते हैं। तो ऊपर से पानी नीचे कैसे पहुंचेगा, वो जो 4 मेथड्स हमने दे देखे थे, रिचार्ज वेल वगैरह, उनसे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सनिक फ्री वेल्स, तो अगर हमें पता है कि एक जगह पे आर्सनिक वाला वेल है, मतलब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उस ज़मीन में, तो वो वाले वेल्स के ऊपर क्या है, निशान लगा दिया जाता है, गवर्नमेंट निशान लगा देती है, उसके ऊपर एक कलर कर देती है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। तो वहाँ के लोग फिर वहाँ से पानी भरना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर वो पानी पियेंगे तो उनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट, तो इस तरीके से हमारे को एक मास अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बुक में आता है वो ये है कि वाटरशेड मैनेजमेंट में रालेगांव सिद्धि में आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये अहमदाबाद में इन्होंने, आप बहुत माने हुए सोशल वर्कर हैं, आप पार्टी से रिलेटेड है इस समय। तो ये जो थे ये आर्मी में थे, रालेगांव सिद्धि, अब क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर बन चुके हैं तो उनका नाम हटा दिया, मगर ये है उन्हीं के बारे में। तो वहाँ पर लोग जो थे बहुत गरीबी में थे, और वहाँ पर इलिसिट लिकर ट्रेड चल रहा था। और तो वहाँ पर जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व करके वाटरशेड डेवलपमेंट करनी शुरू करी। मतलब वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व किया और उनको मिला के उन्हीं के वॉलेंट्री लेबर से, मतलब वहाँ के लोगों को इंस्पायर करके वहीं के लोगों से कहा कि चलो हम इसको डेवलप करें। और उन्होंने क्या किया, एक एम्बैंकमेंट थी जो टूटी हुई थी, जो कई दिनों से टूटी हुई थी, उसको उन्होंने फिर से बनवा दिया। और पैसा किसका लगा, लोगों का लगा। फिर उन्होंने एक यूथ का एक विंग बनाया, और उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी को हमारे को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मतलब वो एक ही चीज़ पे नहीं रुके रहा है, उन्होंने कहा डाउरी को भी हमें हटाना है। तो बहुत ही अच्छी बातें करी उन्होंने, और उन्होंने डाउरी के भी अगेंस्ट स्टैंड लिया। और उन्होंने कहा कि हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं उगाने, क्योंकि अगर हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाएंगे तो उनको इतना पानी चाहिए होगा कि और लोगों को पानी कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक लोगों को मिलाया उन्होंने, और लोगों में ये जागृति को डाला
एक न्याय पंचायत का सिस्टम उन्होंने बनाया और एक इनफॉर्मल कोर्ट बनाया। इनफॉर्मल कोर्ट मतलब उसके कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, ठीक है। और ₹22 lakh स्कूल building was constructed only by using the resources of the village। 22 लाख रुपए उन्होंने विलेज के लोगों से ही जमा किए, क्योंकि लोग उन पे फेथ करते थे, इसका मतलब है ना। और इस तरीके से अन्ना हजारे जो थे उनके कामों के मारे वो एक वेल नोन सोशल रिफॉर्मर की तरह उभर गए। आज इस टॉपिक में अन्ना हजारे का नाम नहीं लिखा, मगर पास में जब हम पढ़ाते थे तो इसमें हर बार लिखा होता था इट इज द स्टोरी ऑफ अन्ना हजारे। तो ही वॉज अ सोशल वर्कर देन, बट नाउ बिकॉज ही हैज कम टू पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो, सो दे हैव रिमूव्ड हिज नेम। सो रालेगांव सिद्धि की क्या सिचुएशन थी आप देख सकते हैं, पहले क्या हालत थी यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, और आज रालेगांव सिद्धि की क्या हालत है आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा है। इस समय आप देख लीजिए तो आप इस समय आपका टॉपिक जो है इट हैज बीन टोटली कंप्लीटेड, द होल चैप्टर हैज बीन